हेलो दोस्तों, और मैं भूषण आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ प्राइम बॉलीवुड में। तो दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती है जो कि हमारे दिल और दिमाग को पूरी तरह से हिला देती है। यानी कि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सिनेमा घरों से निकलने के बाद भी फिल्म हमारे दिल और दिमाग से नहीं निकलती। और बहुत कम फिल्में ऐसी होती है दोस्तों जो इस प्रकार का स्तर, ऊंचा स्तर हासिल कर पाती है। और जैसा अब तक हम सभी ने देखा कि आज तक बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में आई हैं, तो उसमें जैसे लव, ड्रामा, एक्शन वगैरह ये सब कुछ देखने को मिला है। बात सही है, बट अभी जिस प्रकार से तेलुगु इंडस्ट्री, कन्नड़ इंडस्ट्री ये जिस प्रकार से काम कर रही है वो काबिले तारीफ है। एक अलग प्रकार का सिनेमा, एक नई निर्मिति, और उनका जो विजन है वो जिस प्रकार से है तो बहुत ही शानदार है। आज तक हमने लव स्टोरी देखी, एक्शन फिल्में देखी, लेकिन जो गांव की कहानी है, जंगल की कहानी है, किस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी और भयावह तरीके से भरी हो सकती है। इसमें एक थ्रिलर हो सकता है, हॉरर हो सकता है, डिवाइन स्पिरिट हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जिसमें प्रार्थना, पूजा, भाव, इन सब का संगम हो सकता है, श्रद्धा का संगम हो सकता है। तो इस तरीके से फिल्में दोस्तों हमें पहली बार देखने को मिली है। और कांतारा जब हम नाम लेते हैं तो कांतारा ये नाम आते ही दोस्तों सब कुछ आंखों के सामने एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर खड़ा हो जाता है कि हाँ, फिल्म किस तरह से होंगी, किस तरह से फिल्में बनाई जा सकती है और फिल्म का स्तर क्या हो सकता है। अभी फिलहाल दोस्तों कांतारा अ लेजेंड, जो कि कांतारा का प्रीक्वल है, सीक्वल नहीं है, प्रीक्वल है, अभी फिलहाल सिनेमा घरों में रिलीज हो चुका है। क्योंकि अगर आपको 2022 की फिल्म कांतारा के बारे में नहीं पता है तो डेफिनेटली आपको चैप्टर 1 बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। कांतारा की स्टोरी जो है वो इंट्रोड्यूसिंग स्टोरी है कि किस प्रकार से हम उसमें स्टोरी को हम समझेंगे तब हम समझ सकते हैं कि कांतारा चैप्टर 1 की स्टोरी कहाँ है, कहाँ से शुरू होती है। वरना अगर ऐसा होता है कि आप कांतारा डायरेक्टली देखने जा रहे हैं चैप्टर 1, तो हो सकता है कि वो स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में ना आए। बहुत साल पहले एक राजा था। एक्चुअली दोस्तों कांतारा एक कन्नड़ इंडस्ट्री की फिल्म है, जहाँ से केजीएफ जैसी फिल्में निकल के आई है। और ये 2022 की भारतीय कन्नड़ भाषा की एक एक्शन फिल्म है जिसे ऋषभ शेट्टी ने निर्देशित भी किया है और उसमें उन्होंने कैरेक्टर भी किया है। इसमें हमें दिखे थे अच्युत कुमार और सप्तमी गौड़ा, ये भी एक प्रमुख भूमिका में थे ऋषभ शेट्टी जी के साथ। और ऋषभ शेट्टी किस प्रकार से बढ़िया डायरेक्शन और एक्टिंग का जो उन्होंने कॉम्बिनेशन संभाला है और जिस प्रकार से उन्होंने स्टोरी को आगे बढ़ा है वो काबिल तारीफ है। स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ ना थ्रिलर ना एक्शन, बल्कि उस संस्कृति का भी आधार लिया गया है जिसके बारे में आज तक शायद हमें पता भी नहीं था। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो कांतारा एक जंगल है, कांतारा का जंगल है, और फिर ये जो गांव है इसमें भूता कोला, आज भी कन्नड़ में भूता कोला नाम की जो प्रथा है वो प्रचलित है। अभी भूता कोला क्या है, तो एक डिवाइन स्पिरिट, ऐसी आत्माएं जो समय समय पर गांव वालों की रक्षा के लिए आती है और उनकी जो भी समस्या है, जो भी नेगेटिविटी है, अगर उन पे कोई संकट आने वाला है या कोई भी गांव वालों की समस्या है तो उसके बारे में वो स्पिरिट, डिवाइन स्पिरिट गांव वालों की मदद करती है। जो भी उनको सच्चे दिल से मानता है उसका संकट वो हर लेती है, किसी के माध्यम से वो उनकी बात कहेंगी। इसको कहा जाता है दोस्तों भूता कोला। इसमें क्या होता है कि जो गांव का एक आदमी है जिसे भी उसके लिए निर्धारित किया गया है, वो भगवान का वेश धारण करेगा और फिर वो भूता कोला में परफॉर्म करेगा। बाद में जो डिवाइन एनर्जी है वो उसके अंदर एंटर करेंगी और उस आदमी के माध्यम से दैव जो है वो बात करेंगे। तो इसके कहते हैं दोस्तों एक्चुअल में भूता कोला। अब ऐसी परंपराएं देश में हर एक जगह अलग अलग नाम से प्रचलित है, लेकिन कन्नड़ा में जो एक संस्कृति है इस भूता कोला नाम से प्रसिद्ध है। अब पंजुर्ली देव और गुलिका देव, ये दो देवों की बात इस फिल्म में की गई है दोस्तों। तो पंजुर्ली देव और गुलिका देव क्या है, इसके बारे में भी हमें सबसे पहले समझना होगा।
अब दोस्तों पंजुर्ली और गुलिका देव की कहानी ये है कि पंजुर्ली जो कि भगवान विष्णु के वराह अवतार से संबंधित एक सुअर के मुख वाले देवता है, प्रकृति और फसल की रक्षा करते हैं। और गुलिका जो है वो एक उग्र पत्थर की भूत है, शिव द्वारा उत्पन्न किए गए थे और विष्णु की सेवा करने के लिए उनको भेजा गया था। दोनों में एक ही जमीन को लेकर संघर्ष हुआ था और जो देवी दुर्गा के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हुआ था, जिन्होंने दोनों को एक साथ काम करने का आदेश दिया और फिर गुलिका और पंजुर्ली सहयोगी बन गए। अब पंजुर्ली देव की कहानी क्या है, तो उनकी उत्पत्ति इस तरह से हुई थी कि एक कथा के अनुसार वराह देव के नवजात पुत्र को पार्वती ने कैलाश पर्वत पर पाला। जब वह बड़ा हुआ तो उसने एक विकराल रूप धारण कर लिया और खुजलाहट के कारण फसलों को नष्ट करने लगा। अब इसमें भगवान शिव जो है उन्होंने उसका सिर कलम कर दिया, उसका वध कर दिया। तो माता पार्वती विचलित हुई, उन्होंने उनके पुत्र को मतलब उस वराह के पुत्र को जीवंत करने के लिए उनसे प्रार्थना की भगवान शिव से, और माता पार्वती के प्रार्थनावश भगवान शिव ने उन्हें जीवनदान प्रकट कर दिया। और फिर जो पंजुर्ली देव है उनको धरती पर भेज दिया ताकि वह इंसानों और फसलों की रक्षा करे। और पंजुर्ली तब एक रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते थे, जो ग्राम देवता भी है, और जंगल, जमीन, फसल और परिवार की रक्षा करने का जो ओहदा है वो पंजुर्ली देव को सौंपा गया। बेसिकली हर गांव में इस तरीके से ग्राम देवता की कथाएं मशहूर है दोस्तों। और ये पंजुर्ली देव और गुलिका देव है, ये भी ग्राम देवता ही है जिनके बारे में ये कहानियां प्रचलित है। बाद में गुलिका देव की बात करें तो उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई थी, तो एक और कथा के अनुसार पार्वती जी को भस्म में एक पत्थर मिला था और शिव जी ने उसे धरती पर फेंक दिया था। तो उस पत्थर से गुलिका नामक एक उग्रभूत उत्पन्न हुआ और जिसकी भूख शांत ही नहीं होती थी। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया कि पूरे जंगल, पेड़ पौधे सब मतलब खाना शुरू कर दिया। तो उनकी भूख शांत करने के लिए शिव जी ने विष्णु जी से मतलब कहा, तो विष्णु जी को गुलिका देव के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। बाद में भगवान विष्णु ने उनकी एक उंगली जो है वो गुलिका देव को मतलब चखने के लिए दी और फिर गुलिका देव की जो भूख है वो शांत हो गई। गुलिका देव को समय, न्याय और धर्म का देवता भी माना जाता है दोस्तों, और ये अच्छे लोगों का न्याय करते हैं और बुरे लोगों को दंडित भी करते हैं। अब दोनों का संबंध क्या है कि दोनों लोक कथाओं के अनुसार पंजुर्ली और गुलिका एक ही जमीन के लिए लड़ी थी दोनों ने, और फिर देवी दुर्गा ने मतलब माता पार्वती ने उनमें हस्तक्षेप किया और दोनों को शांत रहने का आदेश भी दिया, जिसके अंतर्गत फिर वो दोनों सहयोगी बन गए। और उनको माता पार्वती ने ये आदेश दिया कि आप दोनों झगड़ा ना करें, बल्कि आप एक साथ रहकर ही इन गांव वालों का और जंगल का रक्षण करें। तो तब से पंजुर्ली और गुलिका देव दोनों साथी बन गए और अब उनकी एक साथ पूजा भी की जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कहानी कोविड के दौर में रिलीज हुई कांतारा ने साल 2022 में अपने दैवीय रहस्यवाद और लोक कथा प्रधान अंदाज में दर्शकों को दीवाना बना दिया था। 16 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने देसी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार 309.64 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। वह न सिर्फ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी बल्कि एक सांस्कृतिक घटना के रूप में भी याद की गई। 2022 से ही दर्शकों में इसके प्रीक्वल को लेकर असाधारण उत्सुकता थी। अब ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखी, निर्देशित और अभिनीत कांतारा चैप्टर 1 दशहरे के मौके पर बड़े पर्दे पर आई है। फिल्म के एक और बुराई पर अच्छाई की जीत का शाश्वत संदेश देती है, लेकिन यह केवल उपदेश तक सीमित नहीं रहती, हमें पर्दे पर विजुअल ट्रीट के रूप में एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ संस्कृति, परंपराएं और रहस्यवाद मिलकर एक सम्मोहक सिनेमाई अनुभव रचते हैं। बच्ची हाथ पैर नहीं हिला पा रही थी और राज सिंहासन पर बैठी है, यूं ही मौत को हरा कर नहीं आई वो। अब कांतारा चैप्टर 1 की कहानी क्या है, तो कहानी की शुरुआत होती है कदम वंश के एक आतताई शासक से, जिसकी सत्ता पिपासा असीमित है। उसके भीतर इतनी भूख है कि वह जमीन का एक एक टुकड़ा अपने अधीन कर लेना चाहता है। लालच और ताकत का मुंह उसे इस हद तक अंधा कर देता है कि वह मानवता को कुचलने से भी नहीं हिचकता। अब उसकी नजरें
कांतारा की दैवीय और अलौकिक दुनिया पर भी पड़ती है। मगर कांतारा के दिव्य रक्षक पंजुर्ली देव और गुलिका देव, जो कि वराह रूप, जो विष्णु जी के अवतार से प्रेरित है और जंगल की अनियंत्रित ऊर्जाओं उसके संरक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी राह में अड़िग खड़े हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप शासक अलौकिक शक्तियों के कोप का शिकार बनता है। इस संघर्ष में उस अताताई शासक के वंशज जो बच निकलते हैं, लेकिन वैमनस्य की चिंगारी बुझने के बजाय और गहरी हो जाती है। दशकों बाद कहानी हमें बांग्रा राज्य में ले जाती है, जहां राज विजयेंद्र अपने निर्दय और निर्कुश पुत्र राजशेखर का राज्याभिषेक कर चुका है। खजाने की जिम्मेदारी उसकी योग्य और सुंदर पुत्री कनकवती, जो कि किरदार निभाया है रुक्मिणी वसंता ने, उनके हाथों में है। इसी बीच कांतारा की पावन धरती पर बेरमी, जो कि किरदार ऋषभ शेट्टी ने निभाया है, वो युवा अपने पिछड़े और शोषित कबीले के उत्थान के सपने के साथ आगे बढ़ता है। उसका विचार है कि कांतारा की उपजाऊ धरती से निकले अनाज और औषधियों, जड़ी बूटियों को बेचकर समुदाय आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है। बेरेमी अपने लोगों के साथ बांग्रा के बंदरगाह पर व्यापार करने का प्रयास करता है, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली टकराव बेरमी के सपनों और शासक के लालच के बीच, और सबसे बड़ा मानवीय सत्ता और अलौकिक शक्तियों के बीच। यह संघर्ष धीरे धीरे विकराल रूप धारण करता है और कहानी को एक एक रहस्यमय, रोमांचकारी और दार्शनिक यात्रा की ओर मोड़ देता है। अब कांतारा चैप्टर 1 किस तरीके से है, तो निर्देशक ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 ये जो शुरुआत है इसकी एक वॉइस ओवर से होती है, जो कि रहस्यमय बैक और स्टोरी की ओर ले जाती है। शेट्टी अलौकिक दुनिया की बुनावट में समय लगाते हैं, जिसकी वजह से शुरुआती हिस्सा जो है वो थोड़ा सा खिंचा हुआ लग सकता है। और पहले भाग में उत्पीड़न भावना और किरदारों की जो स्थापना की गई थी उस पर ध्यान दिया गया है, लेकिन इंटरवल के बाद कहानी अचानक रफ्तार पकड़ती है और दर्शकों के सामने ऐसा अद्भुत विजुअल ट्रीट रखती है जो अंत तक उन्हें बांध के रखता है। हालांकि फिल्म का रन टाइम लंबा है, मगर मानना पड़ेगा कि ऋषभ शेट्टी की यह दूसरा प्रोडक्शन एक फिल्म के नजरिए से भी ऊंचे पायदान पर नजर आता है। फिल्म सिर्फ असत्य और सत्य के संघर्ष तक सीमित नहीं, बल्कि अमीर गरीब, शांति क्रोध, सभ्यता जंगल जैसे द्वंद्वों की भी संवेदनशील और रोमांचकारी अंदाज के सामने लाती है। चाहे गोरिल्ला स्टाइल की फाइट हो, या रथ के बेकाबू होने जाने वाला सीन हो, या क्लाइमैक्स का धांसू एक्शन सीक्वेल, हर पल भव्य सिनेमेटोग्राफी, शानदार वीएफएक्स और विशाल सेट्स और महाकाय शैली जैसे गढ़े हुए एक्शन सीन से सजा हुआ है। और इन सब में बैकग्राउंड का जो स्कोर है और जो गीत है न सिर्फ इजाफा करते हैं, बल्कि पूरे अनुभव को और ऊंचाई पर ले जाते हैं। निर्देशक, लेखक और अभिनेता, जो कि तिहरी भूमिका है ऋषभ शेट्टी जी की, वो सचमुच सोने पर सुहागा लगाते हैं। उनकी परतदार अदाकारी और हर स्तर पर प्रभावित करती है। एक्शन सीन्स उनकी स्फूर्ति, तीव्रता और रोमांचित कर देती है। उनका जो इमोशनल कनेक्शन होता है, उनकी जो संवेदनशीलता है, वो पर्दे पर बखूबी दिखती है। और फिर जो वो मानव रूप से जो एक दैवीय रूप में उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी काबिले तारीफ है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे दैव खुद पर्दे पर मतलब साक्षात स्वरूप धारण करे हुए। सबसे पहले बात यह है कि हम इस फिल्म में पुरानी वाली जो लीला है उनको ढूंढने में लग जाते हैं, बल्कि इस फिल्म में जो एडिशन है वो रुक्मिणी वसंता, उन्होंने सच में जो एक कैरेक्टर निभाया, उनकी जो डिवाइन ब्यूटी है उसमें सचमुच हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं। जो नेक्स्ट इंडिया की जो नेशनल क्रश है वो सच में रुक्मिणी वसंता ही होंगी, इस बात में और कोई शक नहीं है। ना केवल अपनी खूबसूरती से बल्कि अपनी एक्टिंग से उन्होंने स्क्रीन पर 4 चांद लगा दिए दोस्तों। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब मैं फिल्म देख रहा था तो सच में उनकी डिवाइन ब्यूटी को देख के मेरे दोस्तों आंखें मतलब चौंक गई और दिल में वो जैसे बस गई है। और मैं सच में कहना चाहूँगा कि लोग, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन जब बातें लोग रश्मिका जी की कर रहे हैं या फिर किससे भी कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये जो रुक्मिणी वसंता जी है उनकी जो एक डिवाइन ब्यूटी है अलग ही रुख की है।
सिनेमाघरों से निकलने के बाद भी आप उनको याद रखेंगे, ना उनकी खूबसूरती के लिए बल्कि उनकी एक्टिंग के लिए भी। उनका जो एक कैरेक्टर में ट्विस्ट है, जिस तरीके से हमें लगता है कि पहले एक राजकुमारी है और धीरे धीरे करके जिस प्रकार से उग्र रूप धारण करती है, विलन एक हीरो से लेकर एक विलन तक का जो रूप का ट्रांसफॉर्मेशन है, ओ बाप रे बाप, काबिले तारीफ है। उसके बाद राजशेखर के रूप में जो गुलशन दैवा है, उन्होंने अपना जो एक कला शैली है उससे जिस तरीके से कहानी को मजबूत बनाया है, जिस प्रकार से उनके हर एक एक्सप्रेशन दिखते हैं, तो वो भी काबिल तारीफ है। बाकी सहयोगी कलाकारों ने भी फिल्म में अच्छी भूमिका निभाई है और अपने पात्रों के साथ न्याय किया है। अब हम ये बात करेंगे कि कांतारा को क्यों देखना चाहिए। तो एक रहस्यवादी पौराणिक कथाओं पर बनी दमदार फिल्म है, जिसमें भारतीय संस्कृति को बखूबी तरीके से दर्शाया है। और अगर पर्दे पर कुछ ऐसा अनुभव करना चाहते हैं आप, अगर आप कुछ नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आज तक की बाकी फिल्मों से हट के आप अगर कुछ देखना चाहते हैं, तो आपको कांतारा चैप्टर 1 जरूर देखनी चाहिए, जिसमें भव्यता के साथ ही बेहतरीन अदाकारी भी है। और कांतारा चैप्टर 1 दोस्तों आपके ही लिए बनी हुई है। अब ऋषभ शेट्टी को कांतारा के नक्शे कदम पे चल के कांतारा चैप्टर 1 का जो एक स्टोरी है वो बनाना कुछ मतलब कठिन बात नहीं था। उसी नक्शे कदम पे चल के वैसी स्टोरी कुछ उसमें थोड़ा सा एडिशन करके ऐसी स्टोरी बना सकते थे और फिर ऑडियंस को खींच सकते थे और पैसा छाप सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कांतारा लीजेंड में इंसान अपोजिट जो नेचर है, सत्य विरुद्ध जो असत्य है, वो जिस प्रकार से बताए, और जो एक एक पीरियड्स की कहानी है उसे दर्शाते हुए जिस प्रकार से हुकुमशाही अपोजिट जो गुलामी से मुक्तता है, फिर आदिवासी बनाम उनका जो जंगल की संस्कृति है, फिर जिस प्रकार से उनके दैव को आक्रमित करके छीना गया है, जिस प्रकार से उनकी संस्कृति पर आक्रमण किया गया है, या जिस प्रकार से उनके मंदिर को तोड़ा गया है, उनकी सभी संस्कृति को छीन लिया गया है, और जिस प्रकार से जंगल संस्कृति पर बाहर के आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके खुद की संस्कृति बताई है, और जिस प्रकार से भारतीय शैली का पूरा इतिहास चेंज हो गया है, वो सब इस फिल्म में उन्होंने बताया है। हालांकि वो ऐसा कुछ ना करके एक फिल्मी स्टाइल स्टोरी बना के पैसा छाप सकते थे, लेकिन उन्होंने सच्चाई को बयां करना चाहा है दोस्तों। इस भारतीय के मूल वंशज जो मूल निवासी थे भारत के, उसकी संस्कृतियों पर जिस प्रकार से परजीवियों ने कब्जा किया, और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको बंदी बनाया गया, उनको शूद्र बताया गया, और फिर किस तरीके से दो मतवादी लोग एक में एक से भिड़ते हैं, किस प्रकार से संघर्ष करते हैं, ये सब की कहानी दोस्तों है कांतारा। तो कांतारा अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ ये सोच कर ना देखिए कि ओनली एक फिल्म है, या फिर ओनली हम कुछ टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं, ना, बल्कि इस फिल्म में आपको संस्कृति देखने को मिलेंगी, आपको वो कल्चर देखने को मिलेगा जो शायद इससे पहले किसी ने उसके बारे में बात ना की है। आप लास्ट तक आते आते आप फिल्म में खो जाएंगे, आपको फिल्म अपनी सी लगेंगी। अब दोस्तों अगर बात की जाए स्टार रेटिंग की, तो थोड़े से सॉन्ग्स पर अगर काम किया जाता है इस बार, जिस प्रकार से 2022 में आई कांतारा, जिस प्रकार से म्यूजिक था उसका, जिस प्रकार से उस फिल्म के सॉन्ग्स थे, सच में आकर्षक थे, मनमोहक कर देने वाले थे। लेकिन इस बार फिल्म के म्यूजिक पर उतना काम नहीं किया गया। हाँ, एक बार जो पुराना वाला वरा रूपम है वो फिर से एक बार सुनाई देता है, तो अच्छा लगता है सुन के। बाकी मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 5 में से 4 स्टार। आपको फिल्म कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और वंदे मातरम।